ठीक है, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 5 है। तो इस चैप्टर के बारे में पहले से क्या पता है किसी को? जिसको जो पता है बता सकता है। नितिशा, क्या है इसमें? कुछ आइडिया? सर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। लॉज ऑफ मोशन क्या है? मोशन के कौन से लॉज सर न्यूटन्स लॉ। हैं? न्यूटन ने मोशन के रिगार्डिंग और फोर्स को कनेक्ट करते हुए लॉज दिए थे ना, यस सर। फोर्स और मोशन के हिसाब से। तो वो लॉज हैं, क्या होते हैं वैसे वो लॉ? बता सकते हो? क्योंकि पहले भी पढ़े होते हैं इसलिए पूछ रहे सर एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ रेस्ट ऑब्जेक्ट। हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो उसको मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है ना? तो यस चलो, सर। दो दो एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए हमने, 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का। अब मूव कर जाना चाहिए। नो सर। क्यों? अभी तुमने कहा एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है, हमने दो दो एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए, फिर क्यों नहीं मूव करेगा? क्या प्रॉब्लम है मूव करने में, बताओ। सर वो दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो वो तो मूव ही नहीं होगा। हाँ, भाई टेक्निकली बताओ क्यों हो, ऐसा क्या होगा कि मूव नहीं होगा? ऐसा तो नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है, एक्सटर्नल भी है, बाहर से है, उसके अंदर से तो नहीं लग रहा है। तो फिर क्यों नहीं मूव होगा? जैसे तुमने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स लगा के एक रेस्ट वाली बॉडी को हम मोशन में ला सकते हैं, है ना? हम उसी बेसिस पे पूछ रहे हैं। या फिर तुम अपना कहना कुछ करेक्ट करो, तब बात समझ में आए। कोई गलती है जो तुमने कहा, या कुछ इनकम्प्लीट है उसमें? सर प्रतिक्रिया के कारण जितना जितना फोर्स हम किसी वस्तु पे लगाएंगे उतना फोर्स वो वस्तु भी लगाएगा, इसलिए। इसलिए मूव नहीं करेगा, तो ऐसे तो मूव करेगा। जबकि अभी भी ये कैसे? वाली जो चीज है, ये फोर्स तो लगाएगी इस तरफ, फिर भी ये मूव कर जाएगा। ये अलग मैटर है। हम कह रहे हैं दो अलग अलग लोग एक बॉक्स पे दोनों तरफ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तब ये मूव नहीं कर रहा है। क्यों? हम सर टेक्निकली, एक्सीलरेशन जीरो होएगा तो। पहले तो फोर्स में कुछ होगा तब फोर्स तय करेगा ना कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तुमने कहा एक्सेलरेशन जीरो होगा, लेकिन वो तो फोर्स तय करेगा ना कि एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा। हमने बोला ना, एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से आता है, ठीक है? बिना फोर्स के एक्सेलरेशन पॉसिबल ही नहीं है। यस सर। फोर्स उसके लिए नेसेसरी चीज है। तो फिर एक्सेलरेशन जीरो कब हो सकता है? जब फोर्स जीरो होगा, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू ma होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन और वो सब बताने की कोई जरूरत है नहीं। सिर्फ इतना देखना है कि तुम लोगों ने कहा मूव नहीं करेगा, इसका मतलब इन दोनों एक्सटर्नल फोर्स लगाने का कोई फायदा नहीं है। यही बात है ना? फायदा कब नहीं है? दो दो लगने के बाद भी, जब वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। आई बात समझ में? यस। हम्म, कैंसिल कर दे रहे हैं ना वो तो एक दूसरे को, तभी तो प्रॉब्लम है। तो अगर हम कहते हैं कि मास मास एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है क्या? जैसे नितिशा तुम्हारा मास और अनीता तुम्हारा मास एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है क्या अगर इक्वल हो जाए तो? नो सर। नो सर। क्यों? क्यों? क्यों इक्वल है इसलिए। इक्वल है इसलिए कैंसिल नहीं? ये भी तो इक्वल है, तब भी तो कैंसिल कर रहे हैं। 5 न्यूटन 5 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, खत्म हो जा रहा है पूरा। तो फिर वो क्यों नहीं कैंसिल कर सकता है? क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, हम्म स्केलर क्वांटिटी होती हैं, उनमें खाली नंबर होता है, ठीक है? वैल्यू होती है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है? लेकिन वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है ना? यस। और यस ये सर। डायरेक्शन के चक्कर में ही तो कैंसिल हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? तो जब ऐड किए जाएंगे ये दोनों फोर्स, तो एक्चुअली ऐड नहीं होंगे, करेंगे तो हम ऐसे ही F1 प्लस F2,
लेकिन जब वैल्यू की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 यानी कि 0। Yes, सेम sir. हमने बताया हुआ है, सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर होते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर होते हैं तो हम उनके मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर रैंडम किसी डायरेक्शन में है तो उसके लिए हमने बताया हुआ है कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस वजह से नहीं हो पाया ना, क्योंकि फोर्स 0 हो गया। तो यानी कि तुमने कुछ गलत बोला होगा ना, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया है, जो तुमने कहा है वो हमने किया है नितिशा। Yes, sir. तो क्या गलत बोला बताओ। तुमने गलत बोला कि एक्सटर्नल फोर्स रेस्ट वाली बॉडी को मूव कर सकता है, नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स मूव कर सकता Yes, sir. है ना। ऐसे ही सोच लो, तुम लोग अभी बैठे हो ना, अनीता तुम भी, नितिशा तुम भी, Yes, sir. तो अभी तुम लोग मूव नहीं कर रहे हो, रेस्ट पे हो, है ना। Yes, sir. अनीता रेस्ट पे हो, यस सर। ठीक है। तो रेस्ट पे होने का मतलब क्या है कि तुम्हारे ऊपर क्या नहीं लग रहा होगा, फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है तुम्हारे ऊपर, इसलिए तो रेस्ट पे हो। यस। ठीक है, नितिशा तुम्हारे ऊपर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा Yes, sir. है, दोनों बेवकूफ। No, sir. External force. एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है दोनों पे कोई, लग रहा है. कौन सा। Not external force. नहीं, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तुम लोगों के ऊपर, कौन सर सा। एक्सटर्नल फोर्स फोर्स ही नहीं जानते हैं तो कैसे एक्सटर्नल करेंगे। मतलब बाहर से जो लग रहा हो, जो तुम्हारी बॉडी के अंदर से ना लग रहा हो, तुम्हारी बॉडी खुद पे नहीं लगा रही है, बाहर से कोई दूसरा लगा रहा है। यस। तो कोई ऐसा फोर्स लग रहा है। जी बॉस। हाँ, यस। कौन सा। ग्रा ग्रेविटी हो गया। हाँ, बुद्धि का एमजी सर। तो लग रहा है ना। यस। नितिशा तुम्हारे ऊपर एमजी नहीं लग रहा है। Yes, sir. लग रहा है. तुम ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्पेस से कर रही हो। No, sir. नहीं ना, अर्थ पे हो, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा होगा, पक्की बात है। तो एक फोर्स मिला जो कि तुम्हारे इंटरनल नहीं है ना, कम से कम एक्सटर्नली तो लग रहा है। ठीक है, बाहर से लग रहा है, अंदर से थोड़े ना लग रहा है। एक मिल गया, और भी है क्या कि खाली यही है। बताओ अनीता, नितिशा, कोई और फोर्स है। सर नो मालूम। तो हिंदी में पता है चुंबकीय बल होता है एक और। तो तुम्हारे ऊपर कौन सा लग रहा होगा अभी वो वाला, हम तुम्हारे ऊपर फोर्स की बात कर रहे हैं। तुम्हारे ऊपर कौन सा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है अभी, तुम लोहा हो क्या। नो सर। तो फिर मेरे ऊपर तो सिर्फ ग्रेविटी। मतलब तुम कह रहे हो तुम्हारे ऊपर सिर्फ ग्रेविटी लग रही है। नितिशा, यस। नितिशा तुम्हारे ऊपर भी सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, Yes, sir. पक्का। तो फिर तो तुम लोगों को नीचे जाना चाहिए ना। अगर एक ही फोर्स लग रहा है तो इसको तो कैंसिल करने के लिए भी कोई नहीं है, नेट एक्सटर्नल फोर्स तो आ गया ना जो चाहिए था। तो रेस्ट से मोशन पे नहीं आ जाना चाहिए तुम लोगों को, तो फिर तुम लोग क्यों मोशन में नहीं आ रही हो। तुम लोगों को तो मोशन में होना चाहिए। कहाँ बैठे हो तुम लोग। अनीता तुम कहाँ बैठी हो। बेड पे हूँ। बेड पे। तुम कहाँ बैठी हो नितिशा। चेयर में. चेयर या बेड, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, फील नहीं हो रहा है, तो बैठे बैठे कमर दर्द क्यों हो जाती है फिर। हम्म, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वो ऊपर की तरफ तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं क्योंकि तुम उनके ऊपर बैठी हो। तो बेड या चेयर अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, है कि नहीं। जैसे अगर हम एक टेबल पे एक ब्लॉक को रख दें और वो टेबल का mg है नीचे की तरफ, तो तुम लोग बताओ
अगर इसका mg नीचे की तरफ है और टेबल कहीं नहीं जाने वाला, टेबल अपना टिका हुआ है, जमीन पर आराम से रखा हुआ है, तो अगर ये एक्शन कर रहा है टेबल के ऊपर, तो टेबल रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा थर्ड लॉ यस के हिसाब करेगा। से। और किस डायरेक्शन में करेगा? उसी के जस्ट ऑपोजिट रिएक्ट करेगा। ऑपोजिट, यस सर। तो रिएक्शन फोर्स आएगा ना एक। वैसे ही तो तुम लोग अगर ब्लॉक हो, ये टेबल तुम्हारी वो चेयर या बेड है, तो एक रिएक्शन फोर्स वो टेबल या बेड, मतलब वो चेयर या बेड तुम्हारे ऊपर लगा रहा है कि नहीं, तुम्हारी बॉडी पे? लगा रहा है। तभी तो टिके हो, नहीं तो चलने नहीं लगते तुम लोग। mg और r कैंसल हो जा रहे हैं ना, यही तो बात है। यस। हुआ ना क्लियर? कुछ भी जो तुम्हें रेस्ट पे दिख रहा है, उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, पक्की बात है, ठीक है? नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो तुम भी अगर रेस्ट पे हो तो तुम्हारे ऊपर भी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। और वो कब हो पाएगा? जब ये r mg के बराबर होगा, क्योंकि बराबर होगा तभी तो अपोजिट होके जीरो कर पाएगा ना। जैसे यस। ऑपोजिट वेक्टर तो दो हमने बना लिए, एक का मैग्नीट्यूड 5, एक का मैग्नीट्यूड 2, तो सब्ट्रैक्ट होके भी जीरो थोड़ी ना आने वाला है, ठीक है? क्या आएगा? 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यस सर। तो इक्वल ऑपोजिट होने चाहिए दो वेक्टर, ताकि एक दूसरे को 100% कैंसिल कर सके, है ना? कुछ सिस्टम समझ में आया? वेक्टर्स का भी, फोर्स का भी, यस रेस्ट सर। मोशन का भी। तो एरर मिली ना, और करेक्ट हुआ कि अब तुम जो बोलोगे अब तो सही बोलोगे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है एक बॉडी को रेस्ट से मोशन पे लाने के लिए। यस सर। लेकिन अगर मोशन से मोशन में ही है एक बॉडी, तो और बस इस मोशन में स्पीड v थी, इस मोशन में स्पीड v प्लस समथिंग थी, मतलब v प्लस 5 थी मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर पर सेकेंड। तो तो ऐसे इस मोशंस, टर्म में कुछ नहीं लग रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, यस। लगाना पड़ेगा। बात कैसे हमेशा सर? हमेशा रेस्ट से मोशन पे लाने की थोड़ी ना होती है। कोई चलती हुई चीज को भी तो धक्का दे के और तेज चलाया जा सकता है, या रोका जा सकता है। यस। तो फोर्स लगा के ही तो करेंगे, और कैसे करेंगे? अगर तुम पहले से ही एक साइकिल से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही हो, लेकिन तुम्हें करनी है 15 मीटर पर सेकेंड, तो क्या करना पड़ेगा? पैडल और ज्यादा तेज मारने पड़ेंगे। तो फोर्स तुम यस सर। लगाओगी ना, फोर्स लगाओगी तभी तुम मिलेगा तुमको ये 10 से 15 वाला काम। इसमें क्या तुमने रेस्ट से चालू किया? नहीं, नो। मोशन से मोशन, बस खाली पहले से थोड़ा ज्यादा स्पीड चाहिए थी। आई बात समझ में? उल्टा यस कर सर। देते हैं, उल्टा कर देते हैं, 10 से 5 कर देते हैं, तब क्या करना पड़ेगा? तब कुछ करना पड़ेगा या अपने आप हो जाएगी 10 से 5? देखो तुम लोगों को लग रहा होगा अपने आप हो जाती है, क्योंकि कुछ नहीं करें तो धीरे धीरे स्लो हो जाती है स्पीड, है ना? लेकिन वो तो एयर लग रही होती है, एयर ड्रैग लग रही होती है, वो तुमको स्लो कर देती है। उसके अलावा फ्रिक्शन स्लो कर देता है, वो सब अलग बात है। लेकिन तुम्हें अगर स्लो करना है, तुम्हें मान लो 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड पे आना है, 2 सेकंड में सामने कुछ आ गया है, सामने एक बकरी आ गई है, एक कुत्ता आ गया है, कुछ भी, तुम्हें क्या करोगे फिर? बताओ। और ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाएंगे, कॉमन सी बात है। और ब्रेक लगाने के लिए क्या ताकत नहीं लगती है? लगा के देखा है कभी? लगता है। साफ लगता बात, है। यानी कि फोर्स लगता है, सीधी सी बात है। यस। तो हम अगर इसको थोड़ा सा करेक्ट करके कहें नितिशा, जो तुमने कहा था रेस्ट से मोशन पे आने के लिए, तो और करेक्ट फॉर्म क्या हुआ कि किसी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए जो कॉज होता है वो होता है फोर्स, ठीक है? लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है? यानी कि अगर किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, तो इसका मतलब इस टाइम पे इसका स्टेट ऑफ मोशन बदल रहा होगा, ठीक है? अब कुछ भी हो रहा हो सकता है, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन और बाकी चीजों पे, वैल्यू वगैरह पे। हो सकता है ये बॉडी इधर जा रही थी, तुमने फोर्स भी इधर ही लगाना शुरू कर दिया, तो स्पीड बढ़ेगी, है ना?
पॉजिटिव एक्सेलरेशन। हो सकता है तुमने फोर्स पीछे लगाना शुरू कर दिया, स्पीड कम होने लगेगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। समझ में आ रही बात? यस सर। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि ये कुछ ना कुछ तो अपने स्टेट ऑफ मोशन को बदल रही होगी। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होगा। सॉरी, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? हम सर्कुलर वाले की बात नहीं कर रहे। सेम मोशन। हाँ, सेम मोशन, पर उसको वो और कैसे कैसे टेक्निकली कैसे कह सकते हैं? सर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम इंटरवल ऑफ स्पीड का मूव होना, या तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे हमेशा। देखो, या तो ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में एक और चीज ऐड कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन। मतलब वो मुड़ नहीं सकता है। एक तरह से वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड नहीं, वेलोसिटी। समझ यस रहे हो? वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाने का मतलब पता है? चेंज इन वेलोसिटी है ही नहीं, कोई चेंज नहीं, जीरो चेंज है ना? तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो रहा होगा, तभी तो ऐसा पॉसिबल है कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गई। यस। ठीक, और एक्सेलरेशन जीरो रहा होगा, इसका मतलब है कि फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहा होगा। क्लियर है? तो सीधी सीधी सी ये बात है कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में है, ठीक है, या फिर रुकी हुई है, दोनों में से एक स्टेट पकड़ लो, या तो रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में है, ठीक है, मोशन में है, या फिर इसके अलावा भी तीसरी चीज है, एक दो और तीसरा, कि ये भी नहीं, मतलब उस वो अभी भी अपना स्टेट ऑफ मोशन बदल रही है, लेकिन फिर भी तुमने नेट एक्सटर्नल फोर्स और कुछ चेंज कर दिया, तो तब भी अपना स्टेट ऑफ मोशन बदल देगी। ठीक है, या इन्हीं दोनों को अगर पकड़ के चलें, तो रेस्ट पे वाली बॉडी को अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स दे दें तो वो मोशन में आ जाएगी, ये पक्की बात है। नेट एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी कर दें उसके ऊपर, यानी कि फाइनल फोर्स, टोटल सारे जितने भी लग रहे हैं फोर्स सब मिला के फाइनल कुछ वैल्यू आई फोर्स की, मान लो 5 न्यूटन, और उसका एक डायरेक्शन भी आया, सॉल्व वॉल्व करने के बाद क्लियर, नेट एक्सटर्नल फोर्स आया कुछ, तब ये बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। क्लियर? आ रही ना बात समझ में? यस सर। यस। और अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में है एक बॉडी, तब अगर तुमने एक नेक्स्ट नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, उसके ऊपर लगा दिया, यानी कि उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कुछ भी, 5 न्यूटन हो सकती है, कोई डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन फाइनल टोटल है ये, किसी एक फोर्स दो फोर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, सारे फोर्स देख लिए एक बॉडी पे, जितने फोर्स जिस भी तरफ लग रहे हैं सब देख लिए, और सबका रिजल्टेंट निकाल लिया तुमने, ठीक है, टोटल रिजल्टेंट, तब आएगा नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, वो निकाल लिया तुमने, वो है, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, मान लो 5 न्यूटन है समथिंग, तब यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में चलती हुई बॉडी में तीन तरह के चेंजेस पॉसिबल हैं। या तो वो स्पीड बढ़ाएगी, ठीक है, स्पीड अप होगा, या स्लो डाउन होगा, यानी कि स्पीड कम होगी, ठीक है, और या फिर डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, और या फिर इन तीनों में से कोई भी दो कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, स्पीड अप प्लस डायरेक्शन चेंज और स्लो डाउन प्लस डायरेक्शन चेंज। हुआ क्लियर? यस। नितिशा, क्लियर है ना? सर या रिपीट डाउट? कर दीजिए ना। हाँ, नहीं सर क्लियर है? रिपीट कर दीजिए। हम कह रहे हैं रेस्ट से मोशन पे आने के लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए था, वो तो ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर कोई बॉडी है, ठीक है, उस पर भी हमने कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, नेट मतलब सारे का सम आके कोई एक्सटर्नल फोर्स आया, जीरो नहीं हुआ, ठीक है, तो तीन चीजें ही पॉसिबल हैं। पहले से तो ये बॉडी चल ही रही थी ना, ठीक है, समझ में आई बात? पहले से तो कुछ चल रही थी, यूनिफॉर्म स्पीड पे थी ये, कुछ वेलोसिटी होगी ना इसकी, यस सर। अभी फिलहाल चल रही है, चल रही है, तो या तो उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, या उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, है ना? यस सर। ये फोर्स यही तीन में से एक काम कर सकता है ना, या फिर इन तीन में से दो काम कर सकता है डायरेक्शन के हिसाब से।
स्पीड अप प्लस डायरेक्शन चेंज और स्लो डाउन प्लस डायरेक्शन चेंज, यानी कि टोटल 5 पॉसिबिलिटीज हैं। यस तो सर। एक तो पहला वाला, मतलब अगर इसको हम 1, 2 और 3 बोलें तो फर्स्ट ऑप्शन है कि सिर्फ एक, मतलब पहला वाला ट्रू। सेकंड चीज है, ऑप्शन नहीं है, मतलब सेकंड सिनेरियो है कि सिर्फ दूसरा वाला ट्रू, यानी कि स्लो हो रही होगी। तीसरा है जब डायरेक्शन चेंज कर रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, यानी कि ना स्पीड बढ़ रही है ना स्पीड घट रही है, खाली डायरेक्शन बदल रही है, जो सर्कुलर मोशन में होता है। ठीक है। चौथा है कि पहला और तीसरा एक साथ हो रहा है, यानी कि स्पीड बढ़ भी रही है और डायरेक्शन भी बदल रही है वेलोसिटी की। ठीक है। यस सर। और दूसरा और आखिरी पांचवा केस क्या हो सकता है कि 2 और 3 एक साथ हो रहे हैं, यानी कि स्लो हो रही है बॉडी की स्पीड, स्लो हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। यस सर। क्लियर हुआ? अब यस सर। पहले वाले केस के लिए अनीता तुम्हें भी क्लियर है ना, ये 5 चीजें हो सकती हैं। यस। ठीक है। अब पहले वाले केस के लिए फोर्स को कैसा होना चाहिए? फोर्स को वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। सेम डायरेक्शन, इक्वल नहीं, डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं कि जिस तरफ बॉडी चल रही है उधर ही हम फोर्स भी लगा रहे हैं, इधर बॉडी जा रही थी हम उधर ही फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर? तो पहला वाला केस होगा, बॉडी स्पीड अप होगी, क्योंकि हम यस। जिस जिस तरफ हम फोर्स लगाते हैं उसी तरफ एक्सेलरेशन आता है, और हम जानते हैं कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। क्लियर? सिंपल सी चीज है। यस सर। दूसरा केस कब होगा? जब फोर्स ऑपोजिट लग रहा हो। दूसरा केस का मतलब स्लो हो रही है स्पीड, सिर्फ स्पीड स्लो हो रही है, डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं बदल रहा है। तो दूसरा दूसरा केस तब होगा जब फोर्स सेम डायरेक्शन में नहीं है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि फोर्स और इसके बीच का जो एंगल है मान लो 180 डिग्री है, तभी तो ऑपोजिट बोलेंगे ना। जी। 180 डिग्री, एक इधर है तो दूसरा इस तरफ, 180 डिग्री फ्लिप है। क्लियर? तो 180 डिग्री एंगल है, पहले वाले में 0 डिग्री एंगल है। तीसरे वाले में क्या है? तीसरे वाले में 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि तीसरा वाला केस क्या है, सिर्फ डायरेक्शन बदलनी है, ओनली डायरेक्शन चेंज। तो तुम लोगों ने यस। देखा तो है अभी सर्कुलर मोशन में ओनली डायरेक्शन चेंज होता है उसमें। ठीक है। तो तब क्या जरूरी था, एक्सेलरेशन को 90 डिग्री होना चाहिए था वेलोसिटी से, और एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी से 90 डिग्री है तो इसका मतलब फोर्स भी 90 डिग्री है ना। यस सर। बस, सिंपल सी चीज है। तो तीसरा केस भी हो गया 90 डिग्री, समझ में आ गया अनीता? यस। चौथा क्या हो सकता है कि तेज भी हो रही है, यानी कि स्पीड बढ़ भी रही है और डायरेक्शन भी बदल रहा है। ये कब होगा? अब सोचो बॉडी इधर जा रही है, तो हम अगर इस तरफ या इस तरफ फोर्स लगाएं, इनमें से कोई एक डायरेक्शन में, या तो इधर लगा दें या इधर लगा दें। ठीक है। तब क्या होगा, खुद सोचो। क्योंकि इस फोर्स का एक कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में आएगा, तो ये कंपोनेंट क्या करेगा, ये स्पीड बढ़ाएगा। आई बात समझ में? और दूसरा कंपोनेंट वेलोसिटी से 90 डिग्री साइड है, ये वाला, ये वाला, है ना। तो ये खाली डायरेक्शन बदल सकता है, यानी कि तब हम एक फोर्स को दो फोर्स में तोड़ के देख सकते हैं, तो इनमें से कोई दो ऑप्शन मिलेंगे हमको, दो दो सिनेरियो मिल जाएंगे, इसीलिए पहला और तीसरा वाला यहां मिल रहा है। क्लियर हुआ कुछ या नहीं? यस। हाँ। नितिशा तुम्हें? यस सर। ठीक है। तो अगर, और ये सिचुएशन है क्या, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इस तरफ फोर्स का मतलब क्या है? इस तरफ या इस तरफ फोर्स का ये मतलब है कि वेलोसिटी और इसके बीच का जो एंगल है वो एक्यूट है, यानी कि थीटा लेस देन 90 डिग्री है। देखो ध्यान से, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री से कम नहीं है, यहाँ पे या यहाँ पे, यस दोनों सर। में से यस। एक केस। तो इसका मतलब अगर थीटा 90 से कम है फोर्स तो और, एक्टिव। तो दोनों काम होंगे, स्पीड अप भी होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा। क्लियर? और थोड़ा सा चेंज यस। करते हैं, फोर्स को हम थोड़ा सा इधर लगा देते हैं, तब क्या है, अब थीटा 90 से ज्यादा है। ठीक है। तो फोर्स के कंपोनेंट कैसे आएंगे? देखो, एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ, मतलब इस तरफ, और एक कंपोनेंट आएगा ऐसे वर्टिकली ऊपर, है ना। क्लियर? तो यस।
जो इधर आएगा कंपोनेंट फोर्स का, तो सोचो जरा, वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स क्या करेगा? वेलोसिटी कम नहीं करेगा, ऑपोजिट है ना, साफ बात। तो इसका मतलब बॉडी स्लो डाउन तो होगी, पक्की बात है। और ये वाला कंपोनेंट क्योंकि वेलोसिटी के 90 डिग्री है, तो ये डायरेक्शन बदलेगा। तो इसीलिए बात आई समझ में, स्लो भी होगी, डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो थीटा यस। 9, थीटा किसके बीच में होना चाहिए? 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा 180 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम करेंगे भी तो वो फिर से 90 और 180 के बीच में रेंज में आ जाएगा वो। क्लियर है? Yes, sir. इतनी क्लैरिटी से बहुत कुछ आगे सॉर्ट आउट हो जाएगा, अगर तुम लोगों को ये चीजें सच में अच्छे से क्लियर है तो। आगे बहुत कुछ आसान लगने लगेगा, फिजिक्स, जिंदगी सब आसान लगने लगेगी। ठीक है, देखना क्लियर हो गया ना कि फर्स्ट वाला ये 0 डिग्री कैसे है, सेकंड वाले में 180 कैसे है। वे फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल है वो, जिस तरफ बॉडी जा रही है और जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं। मिटा दें आप सब? Yes, sir. चलो बढ़िया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लॉज ऑफ मोशन में यही सब चीजें हैं, ठीक है। आगे ये शायद पहले का पढ़ाया हुआ है, तो मिटा देते हैं इसको। डेमो में भी हुआ था ये, जो स्टार्टिंग में डेमो हुआ था। तो यहाँ पे this shows that external agencies of gravitational magnetic force can exert force on the body even from the distance। हाँ, ये तो वही वाली बात हो रही है। फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड में ये बात हुई है ना कि दो तरह के फोर्सेस हो सकते हैं, एक कांटेक्ट, एक नॉन कांटेक्ट, है ना। तो अभी तुम लोगों पे ही दो फोर्सेस लग रहे हैं, कौन से? एक कांटेक्ट, एक नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्स कौन सा लग रहा है तुम लोगों के ऊपर? है जो कांटेक्ट करके लगता है, कांटेक्ट का मतलब उसके लिए टच करना जरूरी है। ऐसा कौन सा फोर्स लग रहा है जिसके लिए टच होना जरूरी है? बताओ। जो बेड या चेयर लगा रही है, जिस पे भी तुम लोग बैठे हो, तुम लोग के कांटेक्ट में है ना वो, तो लगा रही है फोर्स। यस। ये कांटेक्ट फोर्स के अंडर आया, उसके लिए टच चाहिए होता है, ठीक है। और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स, मतलब जैसे कि ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इनको तो छूने की जरूरत नहीं है ना। तुम ऊपर उछल भी जाओ तो क्या ग्रेविटी खींचना बंद कर देगी तुमको? सरफेस छोड़ दो, नो। ऊपर उछल जाओ, फिर भी ग्रेविटी खींच लेगी। मतलब उसको टच से मतलब नहीं है कि टच करेंगे तभी फोर्स लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम दूर भी रहोगे तो भी खींच लेगी। मैग्नेट ही है, उसको भी टच से मतलब नहीं है, दूर से ही खींच लेता है। फील्ड होती है ना उनकी एक पूरी। Yes, sir. क्लियर है? तो फिलहाल भी तुम लोगों पे एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा है जो कि बेड या चेयर से लग रहा है, एक नॉन कांटेक्ट लग रहा है जो कि किससे? ग्रेविटी, मतलब अर्थ से लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटी Yes. वाला फोर्स। ठीक है, तो वही सब यहाँ बातें की जा रही होंगी, ये सब हम नहीं बताएंगे, इधर उधर की बातें हैं। मेन हमने जरूरी वाला सब बता दिया। तुम लोग लॉज के बारे में बता रहे थे, तो अब जरा बताओ, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है और थर्ड लॉ क्या है? फटाफट से बताओ। फर्स्ट लॉ क्या है पहले तो ये बताओ ठीक से। तुमने प्रॉपर वे में नहीं बताया नितिशा। वो तो सही कहा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर होगा तो बॉडी रेस्ट से मोशन पे आ जाएगी, लेकिन वो फर्स्ट लॉ प्रॉपरली डिफाइन मतलब करने का तरीका नहीं हुआ। उसमें इनर्शिया का पार्ट आना जरूरी है, समझना समझाना जरूरी है। इनर्शिया वाला रूल जो है वो फर्स्ट लॉ है। इनर्शिया याद है कुछ कुछ? Yes, sir. कि इसको उस तरीके से बोला जाता था, कोई भी समझाता है तो ज्यादातर ऐसे ही समझाता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, और अगर एक बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में, तो वो उसी मोशन में रहना चाहेगी जब Yes. तक कि उस पे कोई दूसरा नेट एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। क्लियर है? Yes, sir. तब तक वो रेस्ट पे है, तो मतलब अपनी स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदलना चाहेगी। तो इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोला जाता है। आई ना बात समझ में? जैसे कि Yes, sir. सुबह उठने का मन नहीं करता है, तो वो क्या है? वो इनर्शिया है। गलत लिखा है हमने, पता नहीं क्या स्पेलिंग लिख देते हैं बोलते बोलते। ठीक है, वो इनर्शिया है। बात आई समझ में? जो सुबह उठने का मन नहीं करता है। क्लियर? लेकिन क्या वो इसी टाइप का इनर्शिया है या किसी और तरह का इनर्शिया है? वो Sir, किसी और different होएगा ना? डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है।
वो साइकोलॉजिकल इनर्शिया है। Yes, sir. ठीक है। दिमाग नहीं कहता है कि उठो। ठीक। यहां पे इनर्शिया मास की वजह से है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग फोर्स लगा के अपनी नोटबुक को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो ना? Yes, sir. फोर्स लगाओ इस तरफ से, आगे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो काफी था ना इसको आगे शिफ्ट करने के लिए। हम्म। लेकिन जितनी तेजी से ये आगे शिफ्ट होगा, मतलब एक तरह से बोला जाए जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो सेम होगा अगर तुम एक हाथी शिफ्ट करने की कोशिश करो तो, या चलो एक ट्रंक, एक भारी चीज शिफ्ट करने की कोशिश करो। ये मान लो 1 kg की थी बुक, और दूसरी चीज वो 10 kg की है, कोई बॉक्स है या कुछ भी है, तो क्या सेम एक्सेलरेशन मिलेगा क्या? No, sir. नहीं मिलेगा ना। क्यों ऐसा हुआ? सर दोनों का मास की weight वजह से। different होगा ना, इसलिए। मास की वजह से हुआ है ना। Yes, sir. Yes, sir. मास की वजह से हुआ। इसका मतलब समझ रही हो कि एक्सेलरेशन जो होता है, यानी कि वेलोसिटी का जो चेंज होता है ना, ये बड़ी जल्दी से खिसक जाएगी, ये धीरे धीरे खिसकेगा। खिसक जाएगा, हो सकता है तुम फोर्स लगाओ, ठीक है, लेकिन ये मतलब सेम फोर्स लगाओ, मान लो दोनों पे तुमने 10 न्यूटन का फोर्स ही लगाया। ठीक है। नीचे Yes, फ्रिक्शन, sir. नीचे फ्रिक्शन कम है जहां पे भी ये रखा हुआ है, उसको तो छोड़ देते हैं। दोनों पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये तेजी से आगे बढ़ेगी बुक, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। आ रही ना बात समझ में? मतलब कि इसका जो चेंज इन वेलोसिटी होगा बुक का, अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में वो कम होगा। सही बात है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे आगे यस सर। बढ़ेगी, वेलोसिटी धीरे बदलेगी, और उसकी ज्यादा तेजी से बदलेगी दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की। क्लियर है? तो इसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा बी बुक का, वो इसके एक्सेलरेशन से कम होगा, ये तो पक्का है। डाउट नहीं है ना इसमें कुछ? क्यों हुआ तुम नो लोगों को सर। भी साफ साफ दिख रहा है, वजन की वजह से। वजन भी Yes, बोले, वेट भी छोड़ दो, मास की वजह से हुआ। क्लियर? sir. Yes, sir. मास, द्रव्यमान। ठीक है। 1 kg 10 kg के चक्कर में, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। Yes, सही sir. है। उल्टा है ना, यानी कि ज्यादा हैवी चीज होगी तो एक्सेलरेशन कम आएगा। दिख रहा है ना साफ साफ? उल्टा लिखा क्या हमने? ज्यादा जी उल्टा सर। लिख दिया, उल्टा लिख दिया, सॉरी। ठीक है। तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इसका कम होगा। ठीक है। तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है मास के। सही है ना। तो पता है, यही मास ही इनर्शिया होता है। साफ साफ बोला जा सकता है ना कि रुकावट है क्या। जैसे एक सामान है, उसको शिफ्ट करके कहीं और रखना है, तो रुकावट क्या बनती है? उसका भारीपन, उसका वजन होता है कि नहीं। अगर वो हल्की सी चीज है, मम्मी ने कहा कि उठा के यहां से वहां रख दो, तो रख देते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो भारी चीज है तो फिर सोचना पड़ता है थोड़ा सा। आ रही बात समझ में? जी सर। भारी का मतलब 10 kg नहीं, और भारी ले लो, 100 kg ले लो। कुछ है ऐसा, मम्मी ने कहा कि इधर से उधर शिफ्ट करके रख दो, तो इसके में सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ रहा है? क्योंकि ये चीज नहीं चलना चाह रही है, तुम्हें पहले से पता है ना, ये चीज नहीं चलना चाहती। और क्यों नहीं? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो ये मास जो है, यही इनर्शिया है इस केस में। यहां पे जो तुम लोग पढ़ोगे, यहां मास इनर्शिया की जैसा काम करता है, रुकावट बनता है चलने में। बात आ रही समझ में? Yes, sir. चलने में रुकावट ये बनता है, तो यही है इनर्शिया। क्लियर? मास। और इसी चीज से जो नेक्स्ट चीज आती है, वो न्यूटन सेकेंड लॉ हो जाता है। अब अगर ये है ऐसा, तो हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Yes, sir. तो ये k इज इक्वल टू एम ए आ रहा है, और ये कांस्टेंट ही फोर्स है। ठीक है। ये Yes, यहीं से sir. आ जाता है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ये तो बस एक तरीका था, वैसे और तरीका होता है, हमने बस सिंपलिस्टिक वे में बता दिया है, लेकिन एक अलग चीज होती है, वो मोमेंटम के चेंज को बोलते हैं फोर्स। फोर्स का जो एक्चुअल डेफिनेशन है, जो एमए से भी पहले आया था, वो था कि किसी बॉडी का अगर मोमेंटम चेंज करना है,
तो हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो हम लोग बोल रहे हैं ना स्टेट ऑफ मोशन में वेलोसिटी बदलनी पड़ती है। क्लियर है? स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए तो मास इनटू वेलोसिटी पहले ही डिफाइन हो गया था मोमेंटम, जब ये F इज इक्वल टू ma आया है उससे पहले। ठीक है, तो ये क्या नाम है, मोमेंटम जो है, तुम्हें समझ में आ रहा है ना अनीता? मोमेंटम बता दिया था क्या होता है, मतलब हिंदी में। मोमेंटम। हाँ, तुम शायद भूल गई हो, संवेग। याद आया? द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय वेग। वेग का जब द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? संवेग। इंग्लिश में मोमेंटम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं पता है तो अभी पता कर लो अगर भूल गई हो तो। ठीक है, समझ में आ गया ना? हिंदी में संवेग बोलते हैं। यस। ठीक है, मोमेंटम p है, mv के बराबर होता है। तो जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो यहीं से बनती है, जो F इज इक्वल टू ma हम लोग निकालते हैं ना, वो यहीं से निकालते हैं। p इज इक्वल टू mv होता है, क्लियर, मास यस इनटू सर। वेलोसिटी। तो ये कहा जाता था कि वेलोसिटी चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, इसका मतलब मोमेंटम चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए। ठीक है, मोमेंटम चेंज का मतलब वैसे ही कोई चीज चल रही है, तेजी से आ रही है, उसको रोकने के लिए फोर्स चाहिए। कोई चीज रुकी है, उसको चलाने के लिए फोर्स चाहिए। कोई चीज चल रही है, उसको और तेज चलाने के लिए फोर्स चाहिए। थोड़ा सा स्लो करने के लिए भी फोर्स चाहिए। आई बात समझ में? तो कह दिया गया कि और जल्दी जल्दी मोमेंटम चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। तो सीधे सीधे ये डेफिनेशन होती थी कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या बोलते थे? फोर्स। आई बात समझ में? ये पहले की डेफिनेशन है, जो F इज इक्वल टू एम से भी पहले आई थी। इसी से F इज इक्वल टू एम डिराइव किया जाता है। बात आ रही है समझ में? यस सर। ठीक है यस। अनीता? तो यहीं से बात आती है, क्योंकि ये पुरानी डेफिनेशन है कि किसी बॉडी का मोमेंटम अगर बदलना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर? जैसे एक बुलेट आ रही है तुम्हारी तरफ, तो उसका मोमेंटम चेंज करना है तुमको, उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है, मास इनटू वेलोसिटी करोगी ना, तो वो स्पीड तो बहुत ज्यादा है तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। मास इनटू वेलोसिटी, मास भले कम है तो मोमेंटम उसका ठीक ठाक है। तो उसको रोकने के लिए तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा, हाथ से लगाओ, किसी दूसरी चीज से लगाओ, लेकिन लगाना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। तो ऐसा ही कुछ, जैसे बुलेट यस। प्रूफ जैकेट पहनते हैं। तो मोमेंटम चेंज करने के लिए चाहिए होता है फोर्स। dp बाई dt हमने क्यों लिखा है? क्योंकि स्मॉल चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, ऐसे कुछ है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज, तुरंत में, सडन में क्या चेंज हो रहा है। क्लियर? यस वैसे इसको डेल्टा p बाई डेल्टा t जनरलाइज फॉर्म में भी लिखा जा सकता था। हो गया ना क्लियर? तो ये dp बाई dt है, फिलहाल लिख देते हैं। अगर हम p की जगह पे m इंटू वी रखते तो क्या होता? इसमें मास, जनरली किसी चीज का मास तो बदलता नहीं है चलते फिरते टाइम, बदलता है क्या? नो सर। बदल सकता है। जैसे मान लो एक पानी से भरा टैंकर है जो पानी गिराते हुए जा रहा है, तो मास बदल रहा होगा उसका। लेकिन जनरली नहीं बदलता ना सॉलिड चीजों का मास, जब चल रही है या कुछ हो रहा है तो इसीलिए हम मास को कांस्टेंट जी। मान सकते हैं। m इंटू वी में हम मास को थ्रू आउट द मोशन मान लेते हैं कि वो फिक्स रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही क्या है फिर? उसको बाहर ले लो। ठीक है, नितिशा तुम्हें डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है? सर आ जाता है बट थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है कभी। एक ही तरह का डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा यूज होता है यहाँ पे, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन बस। ठीक है, उसी का इंटीग्रेशन भी सबसे ज्यादा यूज होता है, एक ही यस फॉर्मूला। आता तो है x, वाला। हाँ, तो n x टू द पावर n माइनस वन होता है ना। बाकी ये सब यस चीजें तुम्हें भैया। जानना जरूरी है कि अगर यहाँ पे a का मल्टीप्लाई और a एक कांस्टेंट है, तब क्या होगा? तो a पहले ही तुम बाहर ले सकती हो, क्योंकि जिस अगर एक वेरिएबल में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई और तब हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में, तो वो कांस्टेंट को आराम से डिफरेंशिएशन से बाहर रखा जा सकता है। ठीक है, और सिर्फ उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा होगा, डिवाइड है तो भी हम उसको बाहर ले सकते हैं। क्लियर? यस सर। हम समझ रहे हैं, यस सर। ये वाली चीजें शायद कंफ्यूजन में होंगी थोड़ी बहुत, इसीलिए तुम कह रही हो कि थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है।
Yes, और sir. है ना, तो वही मैटर है कि मास कांस्टेंट था तो उसको हम बाहर ले सकते थे। क्लियर? तो सिर्फ वेलोसिटी का होगा ना। और ये डीवी बाई डी टी क्या होता है? अगर हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, या हम बोलो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, क्या होता है? Integration. एक्सेलरेशन। उतनी देर से तो बात हो रही Yes, sir. Excellent. है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना, इंस्टेंट पे, Yes, sir. Yes. स्मॉल स्मॉल टाइम में। अनीता क्लियर यस है ना, पूरी तरह से? डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा? ए। तो हम इसको पूरा हटाएं, ए लिख दें, तो आ नहीं गया। Yes, sir. यस सर क्लियर है? तो हमने शुरू किया डी पी बाई डी टी से, पी को एम भी रख दिया, एम को बाहर ले लिया क्योंकि वो कांस्टेंट था इसीलिए बाहर ले सकते थे, और सिर्फ v का डिफरेंशिएशन हुआ dv बाई dt को a लिख सकते हैं। प्रूव हो गया। Yes, sir. इससे Yes, बड़ा sir. मजाक क्या होगा? इससे आसान क्या हो सकता है कि नहीं? तो इसीलिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहां से प्रूव हो जाता है। क्लियर है ना? बस यही है। बाकी इसमें कांस्टेंट भी आ रहा होता है यहाँ पे, क्योंकि f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है dp बाई dt, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, प्रोपोर्शनल चलता है। तो एक कांस्टेंट भी चल रहा होता है साथ में, समथिंग k मान लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो कांस्टेंट हट जाता है जब हम ये चेक करते हैं, क्योंकि बात ये है कि हम जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी लेके चल रहे होते हैं, समथिंग प्रोपोर्शनल टू समथिंग जो भी है, तो नितिशा तुम कौन सी क्लास में हो वैसे? सर अभी 12th में गए हैं। अभी 12th में गई हो, तो तुमने फर्स्ट वाले चैप्टर कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया क्या? या अभी Yes, sir. कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया? तो वो क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अनीता तुम्हें तो पता ही होगा, Yes. यस सर है ना, ये होता है कूलॉम्स लॉ। तो ये आया कैसे था याद Yes. है? प्रोपोर्शनैलिटीज थी बहुत सारी, F प्रोपोर्शनल टू Q1, F प्रोपोर्शनल टू Q2, F Yes, sir. इनवर्सली Yes, प्रोपोर्शनल sir. टू 1/r स्क्वायर, ये सब था ना। तो जब हटाया था तो आया था K, Yes. जब प्रोपोर्शनैलिटी यस हटा के इक्वल लगाया तो एक Yes. K कांस्टेंट लिया। लेकिन वैल्यू पता कैसे चलती है इस कांस्टेंट की? इनको कैसे पता चला था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा? ये बताओ पहले हमको। उस डेरिवेशन में इन लोगों को ये कैसे पता चल गया कि k की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि कांस्टेंट हवा में मान तो लिया हमने k, पर एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी वो कैसे पता चलेगा? नहीं पता? Yes, sir. नहीं पता। ये वैल्यूज मालूम है क्योंकि ये चार्जेस हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे जो भी एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए। यस ये गैप यस भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया होगा कि कितना दूर रखना है यस चार्ज को। यस ठीक, किसी Yes. डिवाइस की हेल्प से हम ये फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये k की वैल्यू यही तो है, एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। जब f पता, r स्क्वायर पता, ये भी पता, ये भी पता, तो सब k आ नहीं जाएगा? सोच के देखो। सिंपलिस्टिक तरीका क्या है कि Q1 को भी 1 कूलॉम ले लो, Q2 को भी 1 कूलॉम ले लो, और डिस्टेंस को 1 मीटर ले लो। ठीक है, उसके बाद फोर्स कैलकुलेट कर लो, फोर्स मेजर कर लो, जो भी डिवाइस तुम यूज कर रहे हो मेजर करने के लिए। तो फोर्स पता है कितना आया था? 9 इंटू 10⁹9। तो क्योंकि ये सबको 1 लेने के बाद ये फॉर्मूला ही कुछ इस तरह का बनेगा, इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो कांस्टेंट किसके इक्वल हो गया? फोर्स के वैल्यू में, है ना। तो जो फोर्स की वैल्यू आई वही क्या हो गई? कांस्टेंट की वैल्यू भी तो हो गई। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो यहां से निकल आई ना वैल्यू। अब इसको हमने कंपेयर किया कि किसी पुराने कांस्टेंट से मैच करता है कि नहीं करता है। तो पता चला कि अगर हम एप्सिलॉन नॉट जो होता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी पहले से वैल्यू होती थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 समथिंग। तो इसकी वैल्यू से अगर हम 4 पाई का मल्टीप्लाई कर दें, पाई का मल्टीप्लाई करें और एक 4 का, और इनको डिवाइड बाय 1 कर दें पूरे को, तो ये वैल्यू 9 10⁻9 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आती है। इसीलिए फाइनली डिसाइड हुआ कि k को हम बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोई नए कांस्टेंट का नाम नहीं देंगे, क्योंकि पुराने में पहले ही के कांस्टेंट में उसकी वैल्यू को बताया जा सका आराम से। क्लियर हुआ? Yes, sir. कोई कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है? तो अब खुद बताओ यहां कैसे निकाला जाएगा? मास को 1 kg ले लो,
एक्सेलरेशन को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दो, रख क्या दो, कर Yes, दो, sir. मतलब जितना भी फोर्स लगा के, और उसमें जितने फोर्स की जरूरत पड़ी वो आ नहीं जाएगा, मिल जाएगा किसी डिवाइस से, किसी से। Yes, तो sir. जितना भी फोर्स आएगा वो के बराबर ही तो होगा, क्योंकि इसको तो तुम 1 और इसको भी 1 रख चुकी हो। लेकिन इस केस में वो कुछ रैंडम वैल्यू नहीं आई, जितना भी हमने रखा, इसको 2 भी रखा, इसको 2 7 भी रखा, कुछ भी रखा, तो के की वैल्यू हमेशा 1 ही आ रही थी। उसका रीजन था कि के यहाँ पे आएगा क्या, F/ma, है ना। तो जो इनका प्रोडक्ट है वो हर बार फोर्स के इक्वल आ जा रहा था, इसका मतलब पता चला कि ये कट के तो 1 ही आ जाने वाला है, तो के है 1। इसीलिए फाइनल फॉर्मूला बना F इज इक्वल टू 1 इंटू ma, मतलब ma, के हट गया परमानेंटली, Yes, जरूरत sir. नहीं है उसकी। बात समझ में आ गई अनीता? यस। पक्का ना? क्योंकि उसकी वैल्यू वहां पे बार बार कई एक्सपेरिमेंट से चेक किया था, तो वहां पे बार बार वही 9 इंटू 10⁹ 9, 9 इंटू 10⁹ यही वैल्यू आती थी, ठीक है, वो वाले में, कूलॉम्स लॉ में। तो उसको फिर मैच कराने की कोशिश की गई कि हाँ ठीक है वो कौन से पुराने से मैच करता है, पर यहाँ तो वैल्यू 1 ही आ रही ना हर बार। तो मास को कुछ भी ले लो, एक्सेलरेशन कुछ भी ले लो, इनका प्रोडक्ट के एग्जैक्टली इक्वल आता है फोर्स। तो इसीलिए ये कांस्टेंट की वैल्यू रही नहीं गई, यहाँ पे 1 हो जाती है बार बार वैल्यू, Yes, sir. है ना। कुछ तो डिफरेंस आता, मान लो इनका प्रोडक्ट आता 20 और फोर्स आता 30, तब तो कहते हैं ना कुछ अलग अलग है कम से कम, तब तो यहाँ कुछ और आता Yes, sir. कि एक के चाहिए हमको। क्लियर है अनीता? डाउट है? सर कौन सा के? सुनो, जो हमने बोला था फोर्स इक्वल टू dp/dt होता है, वो इक्वल जी। नहीं प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यस। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये dp/dt तो ma आ जाएगा, लेकिन जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो इक्वल टू में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो लगाना पड़ेगा ना हमको, कुछ भी के जी। या कुछ भी। तो ये चाहे के नाम दो चाहे कुछ भी नाम दो, इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए बार बार एक्सपेरिमेंट करके m को बदलो, a को बदलो, f को कैलकुलेट करो, तो k की वैल्यू हर बार कुछ ना कुछ आएगी, और पता चलेगा कि हर बार 1 आ रही थी। Yes, sir. क्लियर है अनीता आप तुमको? नहीं? जैसे हर मास बार वो कैसे आएगा सर? आ रही थी, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, अच्छा, ये बात, मतलब कि यस समझ हाँ, में आया। तुम चेक करोगी ना, जैसे कि मास को तुमने मान लो 1 kg ले लिया, एक्सेलरेशन को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स की वैल्यू आ जा रही थी 2 न्यूटन। तो अब ये नीचे मल्टीप्लाई में भी 2, ऊपर भी 2, कैंसिल होके क्या आया, 1। वैल्यूज उन्होंने बदली, चेंज की, मास को 2 kg ले लिया, एक्सेलरेशन को 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया, कुछ भी ऐसे रैंडम वैल्यूज ली उठाई, ठीक है। तब फोर्स को देखा, मेजर किया किसी डिवाइस की हेल्प से, तो फोर्स आया 0.6 न्यूटन। फिर ये कट के 1 हो जा रहा है, क्योंकि एमए रखोगी तो अब भी मल्टीप्लाई होके यही आएगा ना, कट के 1 हो जाएगा। यस। तो हर बार के की वैल्यू 1 ही आ रही थी, इसीलिए हमने फाइनली यहाँ पे 1 रख दिया। क्लियर? लेकिन उसको रखना ना रखना यस। बराबर है, इसीलिए उस फॉर्मूले में नजर नहीं आता। यहाँ पे तो सिंपलिस्टिक वैल्यू आ गई ना, इसलिए नजर नहीं आता, लेकिन कूलॉम लॉ में 1 तो नहीं आई थी, कूलॉम लॉ में कोई वैल्यू आई थी 9 इंटू 10⁹ हर बार यही वैल्यू आ रही थी। तो इसको फिर चेक किया कि किसके बराबर रखा जाए, या तो यही लेके घूमो, या फिर ऐसे कुछ रख सकते हैं 1/4πε0, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 9 इंटू 10⁹ की ही इक्वल आती है, क्योंकि एप्सिलॉन की फिक्स वैल्यू है। आई ना बात समझ में? तो वहां जरूरत यस सर। थी, यहाँ पे के की वैल्यू रखने की जरूरत पड़ी नहीं, मतलब 1 वैल्यू है तो रखोगे भी, नहीं रखोगी बात बराबर है। अब हो गया क्लियर? फोर्स इज इक्वल टू ma आ जाता है। कैसे आ गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तीसरा, यस। तीसरा लॉ सबसे सिंपल, एक्शन रिएक्शन सबको पता है ना, कि एक बॉडी नंबर 1 बॉडी नंबर 2 पे जितना फोर्स लगा रही है, तो बॉडी नंबर 2 बॉडी नंबर 1 पे भी उतना ही फोर्स लगाएगी, इक्वल मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो दोनों का होगा ऑपोजिट। तो अगर हम मैग्नीट्यूड ना लिखें तो एक वेक्टर इज इक्वल टू दूसरा वेक्टर, लेकिन कम से कम या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड एक माइनस लगाना पड़ेगा हमको। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ऑपोजिट होता है डायरेक्शन ना एक्शन रिएक्शन में। मतलब कि यस। तुम दीवार पे फोर्स लगा रही हो, मतलब 1 है तुम्हारा नंबर, दीवार का नंबर है 2। क्लियर? तुम दीवार पे फोर्स लगा रही हो, यस।
तो दीवार तुम पे भी फोर्स लगाएगी, तो वैल्यू तो बराबर होगी। 5 न्यूटन तुम लगा रही हो तो दीवार भी तुम पे 5 न्यूटन लगाएगी। लेकिन तुम अगर ईस्ट साइड लगा रही हो तो दीवार वेस्ट साइड लगाएगी ना। चक्कर ये है। तो इसीलिए यस वेक्टर वेक्टर फॉर्म में अगर ईस्ट वेस्ट को देखेंगे तो वो कैसे होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है। वैसे ना यस समझ में आए तो ऐसे समझ लो कि इन दोनों फोर्सेस का सम 0 हो जाएगा, ये तो पक्की बात है। होगा कि नहीं? वेक्टर सम एक्शन रिएक्शन में होगा। हम जितना दीवार पे लगा रहे हैं, दीवार हमारे ऊपर उतना लगा रही है ना हम कहीं जा रहे हैं ना दीवार कहीं जा रही है। दोनों रुके हुए हैं, यानी कैंसिल हो जा रहा है। तो दोनों का सम, कोई टोटल फोर्स नहीं आ रहा है ना एक्सटर्नल नेट, तो 0 हो गया। वेक्टर में ऐड करके 0 हो गया। तो इससे तुम निकाल सकती हो। इसको राइट साइड लेके जाओगे तो क्या होगा? अभी फिलहाल यहाँ प्लस में है, तो राइट साइड में जाके माइनस नहीं हो जाएगा? होगा। सीधी सी बात है। मतलब कि मैथमेटिकली भी दिख रहा है कि ऑपोजिट हैं दोनों वेक्टर। क्लियर? अगर ऐसा लिखा हुआ ना कि a इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, तो इसका मतलब a भी बराबर है लेकिन ऑपोजिट है, माइनस बता रहा है। क्लियर? अब चाहे तुम a में लगाओ चाहे b में लगाओ, उससे मतलब नहीं। ठीक। एक्शन रिएक्शन वाला, क्रिया प्रतिक्रिया करनी। आ रहा है समझ में अच्छे से? तीनों लॉ क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, यस सर। है ना? तो बस यही है इसका, इस चैप्टर में शुरू का जो पूरी चीजें हैं, बेसिक्स हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया वही है, हमने बताया ना इनर्शिया का लॉ क्या है, कि एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, और एक स्टेट ऑफ मोशन में है तो अपने ही स्टेट ऑफ मोशन को मतलब रिटेन रखना चाहती सर है। आवाज कट रहा है। हेलो, आवाज ठीक से नहीं आ रही है? हेलो, यस सर। आवाज ठीक से नहीं आ रही है? सर आ रही है। अनीता, तुम्हें अभी भी कट रही है आवाज? अब आ रहा है सर। ठीक है, अब आ रहा है क्लियर। ठीक है। तो इनर्शिया का लॉ क्या है वो यहाँ पे भी पढ़ सकते हो तुम लोग, और वैसे भी बाद में पता चल जाएगा। मतलब वही चीज है कि एक बॉडी अगर एक एक स्टेट ऑफ मोशन में रहती है, उसी में रहना चाहती है। अभी और दूसरे तरह के भी इनर्शिया मिलेंगे तुम लोगों को, खाली यही इनर्शिया नहीं है। ये तो मास वाला इनर्शिया है ना, यहाँ पे मास काम कर रहा है इनर्शिया के जैसा। मास है सारी रुकावट, समझ रहे हो? जैसे कि हम लोगों का जी सर। साइकोलॉजिकल इनर्शिया भी तो होता है। हमारी सोच भी तो रुकावट बनती है ना किसी चीज में। तो साइकोलॉजिकल इनर्शिया भी होता है कि क्या करें, छोड़ो हटाओ बाद में ट्राई करेंगे। होता है कि नहीं? जनरली कोई भी चीज करने के लिए बड़ा मतलब वो लगता है, क्विक डिसीजन नहीं होते हैं जनरली ज्यादातर लोगों के। ठीक है। तुरंत फैसला नहीं ले पाते हैं कि यही किया जाए। बहुत सोचते रहते हैं। तो वो भी तो इनर्शिया है कि रुके हुए हैं एक उस पे। क्लियर है? यस सर। यस। ठीक, बस यही चीज है। या फिर इसका उल्टा भी इनर्शिया है। हमने कहा कि कुछ सोचते रहते हैं और करते नहीं है तो इनर्शिया है। लेकिन कुछ लोग करने निकल पड़ते हैं तो फिर वो रुकते ही नहीं। जैसे मान लो पैसे कमाने कुछ लोग निकल पड़ते हैं, तो फिर फैमिली कहाँ जा रही है, दुनिया में क्या हो रहा है, कोई मर रहा है जी रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पैसे ही कमा रहे हैं खाली। भले सही रास्ते से गलत रास्ते से उससे मतलब नहीं, सही रास्ते से भी ऐसे भी लोग हैं जो सही रास्ते से ही पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इतना उसमें डूब गए हैं कि किसी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना फैमिली पे ना किसी और पे, किसी पे नहीं। ठीक है, ना खुद पे, खुद की हेल्थ वेल्थ पे भी नहीं। तो वो भी तो इनर्शिया है। वो भी तो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। चल रहे हैं तो चलते ही रहना चाह रहे हैं, रुकना ही नहीं चाहते हैं। आई बात समझ में? वो भी इनर्शिया है। लेकिन यस। ये सारे इनर्शिया साइकोलॉजिकल इनर्शिया है, दिमाग वाले। हम्म दिमाग का इनर्शिया है, थॉट्स का इनर्शिया है, सोच का। क्लियर? तो इनर्शिया का अगर मीनिंग समझ में आ जाता है तो यहाँ पे भी ये बात समझ में आराम से आती है। कोई बॉडी नहीं चलना चाहती जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, चाहे वो कांटेक्ट वाला हो चाहे नॉन कांटेक्ट वाला हो, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई इंसान आके लगाए, चाहे कोई चीज से पुश करो, पुल करो, खींचो, या कोई ग्रेविटी लगाए, मैग्नेटिक फोर्स लगाए, कोई भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो यहाँ देखो, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, है ना, इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। क्लियर है ना? सिंपल सी चीज है, वही बात हो रही है इनर्शिया के बारे में। डाउट नितिशा?
सर इम्पल्स मीन्स क्या होता है? इम्पल्स होता है मोमेंटम जैसा, बिल्कुल सडन फोर्स। जैसे कि एक है कि तुम्हें कोई पुश कर रहा है, और परमानेंटली लगातार, तो ये तो हुआ फोर्स को थोड़ी देर तक लगाना, है ना। लेकिन एक होता है कि एक बॉल आई और तुम्हें लग गई, तो वो लग के चिपकी तो रहेगी नहीं, वो बॉल तुमको पुश करती तो रहेगी नहीं, वो तो यस बस सर। बहुत कम मोमेंट के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, हो सकता है 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए तुमको तुम्हारे कांटेक्ट में आई थी, ठीक है। लेकिन फोर्स ठीक ठाक लगा के चली गई वो बॉल, तेज लग गई, तो ये इम्पल्सिव फोर्स था। क्लियर। यस ये यस सर। फोर्स को हम इम्पल्स बोल सकते हैं, फोर्स को नहीं, एक तरह से चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स होता है, चेंज इन मोमेंटम नहीं, सॉरी, मतलब हाँ, एक तरह से डेल्टा पी जो मोमेंटम का चेंज होता है ना, उसको ही इम्पल्स बोलते हैं एक तरह से। लेकिन वो बहुत शॉर्ट टाइम में होना चाहिए, बहुत शॉर्ट टाइम में है तो उसको इम्पल्स बोलेंगे। क्लियर। और बहुत हैवी चेंज है तब। यस क्लियर सर। है। जैसे कि कहीं हथौड़ा खूब कस के मार दिया, तो हथौड़ा टच किया उस सरफेस पे बहुत कम टाइम के लिए, 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए, माइक मिली सेकेंड्स में, लेकिन सर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। हाँ। सर रैंडम इफेक्ट जो पड़ता है उसी को बोलेंगे ना? नहीं, रैंडम तो और कई सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर वो कंटिन्यू होती रह जाती हैं तो इम्पल्स नहीं बोल सकते। लेकिन अगर वो हो के तुरंत हट जाती हैं, सडन होता है ना, मतलब सडन हुआ और उसके बाद यस हट भी गया जल्दी से, तब यस इम्पल्स बोलेंगे। यस ठीक है अनीता, क्लियर है ना। यस। हाँ, तो मतलब हो के हट जाना बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम के लिए वो चीज आती है, तो इम्पल्सिव होता है। हम लोग अपने एक्शन को भी बोलते हैं इम्पल्सिव एक्शन होता है। तुम लोग खुद ही इम्पल्सिव एक्शन बहुत सारे करते हो, बहुत सारे इम्पल्सिव काम करते हो। जैसे कि जोश आ गया, 4 दिन खूब जोश में पढ़ लिया, 15-15 घंटे, उसके बाद 2 घंटे की भी पढ़ाई नहीं हो रही है, इसको बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, कि तुरंत यस सर। तुरंत हाई हो गई एनर्जी और तुरंत लो भी हो गई एनर्जी, 3 दिन के 2 दिन के गैप में। आई बात समझ में, सस्टेन नहीं रह पाई। इससे अच्छा यस है कि धीरे धीरे हाई हो, धीरे धीरे हाई हो एनर्जी, ऐसे जाए ग्राफ, लेकिन वो कम से कम ऊपर ही जाए, नीचे नहीं आ जाए बड़ी आसानी से। जितनी जल्दी मोटिवेट हो गया उतनी जल्दी डीमोटिवेट भी हो गया, पता चला फायदा नहीं है। इसी चीज को इम्पल्स बोला जाता है। क्लियर। यहाँ फोर्स के केस में वो फोर्स की तरह से रिगार्डिंग मतलब देखा जाता है। क्लियर, वही है, और कुछ है नहीं। तो यस फोर्स इनटू टाइम का चेंज हो गया इम्पल्स, क्योंकि हमने बोला ना चेंज इन मोमेंटम जैसा ही होता है, उसको नया नाम जे दे सकते हैं या कुछ और दे सकते हैं। क्लियर, यही है इम्पल्स, यस सर। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड चेंज इन टाइम। ठीक है, हो गया। और इनर्शिया के बारे में भी बताया गया था, वही कि बॉडी की एक कोई प्रॉपर्टी जो कि उसके किसी मोशन में, उसके किसी काम में, चलने में, फिरने में, कुछ करने में रुकावट बन रही है। तो फिलहाल यहाँ पे मास इनर्शिया जैसा काम करता है, किसी और जगह और दूसरी चीजें भी इनर्शिया जैसा काम करती हैं। ठीक है, बस यस सर। आगे देखें। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात हो गई, यही वाला है जो बताया जा रहा है। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो। देखो ये क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लेकिन इनर्शिया के फॉर्म में वैसे करके बोला गया था ना इसको, लेकिन यहाँ पे उस तरह से बताया जा रहा है कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है, अगर नेट फोर्स जीरो है तो एम ए जीरो है, मास तो जीरो हो नहीं जाएगा, तो क्या जीरो होगा, एक्सेलरेशन ही जीरो होगा। यस पक, सर। पक्की बात है ना अनीता, क्लियर हो। यस यस। तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो होना। और टाइम का चेंज तो जीरो हो नहीं सकता, टाइम तो बढ़ता घटता रहता ही है, तो इसका मतलब चेंज यस इन वेलोसिटी जीरो हो गई। और वेलोसिटी के चेंज जीरो होने का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। यस सर। ठीक है, और एक वेक्टर क्वांटिटी के कांस्टेंट होने का मतलब होता है डायरेक्शन भी फिक्स हो जाना। क्लियर, डायरेक्शन यस भी चेंज नहीं हो सकती फिर, वैल्यू भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, अगर इधर चल रहा है तो इधर ही चलेगा फिर। क्लियर, कांस्टेंट होने का मतलब हो गया। तो वही एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ देयर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। इसमें वही बोला है कि एक्सेलरेशन जीरो तभी होगा जब नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन तब जीरो नहीं होगा जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होगा। बाकी ऐसा नहीं, तुम लोग पिछले वाले चैप्टर से दिमाग में ये आने लगता है कि वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन आ गया है, उल्टा थोड़ा ये इसमें फर्क है बोलने में। वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का रीजन है, और एक्सेलरेशन का भी रीजन है फोर्स, पीछे है ये, समझ रही हो ना।
दोनों लोग? यस सर। ध्यान देना, तो वेलोसिटी चेंज की वजह से एक्सेलरेशन नहीं आता, फोर्स की वजह से आता है, जिसकी वजह से फाइनली वेलोसिटी चेंज होती है। क्लियर? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात हो गई, इसमें यही सब चीजें हैं। बाकी यहाँ पे और क्या क्या लंबी चौड़ी कहानियां बताई जा रही हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा स्किप करेंगे। यहाँ मोमेंटम की बात आती है, देखो लिखा है ना, मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो मोमेंटम भी वेक्टर ही होगा, क्योंकि एक वेक्टर से एक स्केलर मल्टीप्लाई कर देने से उसकी डायरेक्शन गायब तो हो नहीं जाएगी, तो जो भी क्वांटिटी आएगी वो उसको भी वेक्टर होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? इसीलिए तो मास इंटू वेलोसिटी, जो मोमेंटम आएगा वो भी होगा वेक्टर, उसकी डायरेक्शन भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होती है। क्लियर? सिंपल सी चीज है। और मोमेंटम समझने के लिए कि क्या एग्जैक्टली फील करने के लिए ये चीज है, हम सब मतलब बता सकते हैं कि जैसे एक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेते हैं, ये स्पीड कितनी है पता है? तुम किसी से कंपेयर कर सकती हो किसकी इतनी स्पीड होती है, किस चीज की, किस गाड़ी, साइकिल या तुम्हारी खुद की, या क्या? 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऐसे रैंडम कंपेयर कि हाँ इतनी स्पीड पे साइकिल चल जाती है कि नहीं। अच्छा, बाइक के बारे में तो पता है ना, बाइक 40 पे चलती है, 50 पे चलती है, 70 पे चलती है, वो तो सुना है ना, स्कूटी, बाइक। Yes, sir. यस। तो वो 50, 40, 70 क्या है? किलोमीटर पर आवर में ही तो है वो स्पीड। Yes, तो sir. हम वही पूछ रहे हैं, साइकिल 10 पे तो चल रही होगी ना, 10 पे, 5 पे। तो हम यस। लोग भी हम लोग भी अगर 1 घंटा लगातार चलते रहें और थोड़ा सा तेज चलें तो 5 किलोमीटर कवर कर लेंगे। और ये इक्विवेलेंट होती है 3.6 मीटर पर सेकेंड के। नहीं, वैसे उल्टा है, रुक जाओ। 10 मीटर पर सेकेंड होता है 3.6 किलोमीटर पर आवर। हाँ, 1.5 के लगभग, 1.5 या 1.48 के आसपास होती है मीटर पर सेकेंड। 5 किलोमीटर पर आवर को बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बराबर होती है, अगर चेंज करोगी तो पता चल जाएगा। तो 1.5 मीटर 1 सेकंड में तो चला ही जा सकता है ना, जल्दी जल्दी चलो तो 1.5 मीटर 1 सेकंड में नहीं चल सकते, मुश्किल है क्या? Yes, sir. आराम से चल सकते हैं। 1.5 मीटर कुछ होता थोड़ी ना है, एक लंबा कदम 1 मीटर का होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी चलोगी तो 3 कदम भी अगर तुमने 2 सेकंड में रख दिए, 3 स्टेप्स, तो तुम्हारा 1.5 मीटर पर सेकंड हो गया। क्लियर? आसान है। तो इतनी तेज मान लो एक साइकिल आ रही है, और तुमसे टकरा गई। ठीक है, तो ठीक है, और इतनी तेज एक ट्रक आ रहा था और तुमसे टकरा गया, तो दोनों में फर्क क्या होगा? स्पीड तो सेम ही थी, टकराने पे तो सेम फील होना चाहिए ना, क्योंकि खड़े खड़े में कुछ फील होता क्या? अगर वो बगल में खड़ा है, एक साइकिल बगल में खड़ी, एक ट्रक बगल में खड़ा है, तो तुम्हें कोई कुछ होगा फील? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम भी उसके कांटेक्ट में हो, मान लो उससे टच करके खड़ी हो, कुछ होगा नहीं ना। लेकिन अगर इतनी स्पीड से, जितनी हम बता रहे हैं 1.5 मीटर पर सेकेंड से आके साइकिल टकरा जाए या फिर ट्रक टकरा जाए, तब भी सेम ही होना चाहिए, सेम ही फील होना चाहिए। होता है क्या? No, sir. नहीं होगा ना अनीता। अब ये मत कहना ट्रक से टकराया नहीं कभी। अनीता, आवाज आ रही है? हमें लगता है आवाज की प्रॉब्लम है क्या? हेलो, आवाज आ रही है अनीता? हेलो। हेलो सर। आवाज आ रही है? जी सर, इसके पहले नहीं आ रहा था, कट कट के आ रहा था। अच्छा, हम कह रहे हैं कि साइकिल और ट्रक से टकराने में एक जैसा महसूस होगा या अलग अलग महसूस होगा? इतनी सेम स्पीड, सेम है दोनों की। 1.5 मीटर पर सेकंड से साइकिल से भी टकराएं या फिर 1.5 मीटर पर सेकंड से ट्रक से भी टकराएं, तो एक जैसा महसूस होगा, क्योंकि स्पीड तो सेम थी।
महसूस तो, लेकिन उसको ट्रक से और साइकिल से एक जैसा महसूस होगा या नहीं, खाली इतना बताओ। नहीं होगा। क्या होगा महसूस फिर, क्या अलग होगा? या चोट लगने की बात कर लें, चोट किस में ज्यादा लगेगी? साइकिल को। जब साइकिल ट्रक। टकराएगी, जब साइकिल टकराएगी तो ज्यादा चोट लगेगी इतनी स्पीड से, और ट्रक टकराएगा तो इतनी यस। स्पीड से ज्यादा चोट नहीं लगेगी। यस। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मतलब ट्रक में इधर उधर हैंडल वैंडल नहीं निकले हुए हैं। तुम कौन से लॉजिक से बता रही हो, पहले ये बताओ। सेम स्पीड से साइकिल टकराएगी और सेम स्पीड से ट्रक टकराएगा तो चोट किस में ज्यादा लगेगी, साइकिल में कि ट्रक में? साइकिल में। अच्छा सुनो 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 सुनो, घर में कोई छोटा बच्चा है जी सर। और पापा है, यस। तो अगर वो छोटा बच्चा तुम्हें मारे एक थप्पड़ और पापा एक थप्पड़ मारे सेम स्पीड से, तो चोट बराबर लगेगी? नो। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? पापा में ज्यादा लगेगी ना, क्यों लगेगी ज्यादा? जी सर। क्यों क्यों, वही तो रीजन पूछ रहे हैं। उनके हाथ का मास ज्यादा है उस छोटे बच्चे से, भारी है हाथ, सीधा एक वर्ड में बोले तो हाथ भारी है, यस। इसलिए ज्यादा चोट लगेगी ना, तो ट्रक में ज्यादा चोट लगेगी। आई बात समझ में? मतलब टकराई नहीं हो तो इसका मतलब क्या, बताओगे भी नहीं कि हाँ ट्रक से टकराएंगे तब पता चलेगा, ऐसे थोड़ी ना। नहीं सर, वो बात नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मास की हाँ, वजह से तो। मास की वजह से फर्क पड़ता है ना, अभी तो हमने एग्जाम्पल दिया तो फर्क पड़ा ना। यस। हाँ, भारी चीज टकराएगी तो असर नहीं होगा क्या? ऐसे ही समझ लो, ऊपर से एक कागज गिरा और ऊपर से एक पत्थर गिरा सेम स्पीड से, तो किस में चोट लगेगी ज्यादा? पत्थर में, पत्थर क्योंकि में। वो भारी था। साफ यस। बात है। तो मोमेंटम इसी चीज को बोलते हैं, ये इम्पैक्ट जो फील होता है ना, वही है मोमेंटम एक तरह से। ठीक है। आमतौर के शब्दों में भी मोमेंटम यूज किया जाता है कि हम अपने मोमेंटम में हैं, उसने हमारा मोमेंटम खराब कर दिया। जैसे हम एक अपने फ्लो में चल रहे थे, बीच में रोक दिया। जैसे डिस्टर्ब नहीं कर देते हैं टीचर्स को बच्चे बीच में क्लास में, तो फ्लो यस। फ्लो बिगाड़ दिया जो बोलते हैं, तो वो मोमेंटम खराब कर दिया बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पीड बदल दी, कुछ कर दिया, वही। तो इम्पैक्ट से हम मोमेंटम को समझ सकते हैं। ठीक है नितिशा, यस कि सर। किसी चीज से टकराने पे क्या इम्पैक्ट होता है वो उसके मास पे भी डिपेंड करता है ना, खाली स्पीड पे नहीं डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, इस तरह की भी एक क्वांटिटी है जिसको मोमेंटम बोल रहे हैं। बाकी एग्जांपल्स तुम लोग देखोगे या बुक से पढ़ोगे तो और काफी कुछ समझ में आएगा। क्लियर? इसमें वही तो लिखा है यस। ना। सपोज अ लाइट वेट व्हीकल, एक हल्का कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी कुछ भी है, से अ स्मॉल कार एंड अ हैवी वेट व्हीकल से अ लोडेड ट्रक are parked on a horizontal road, we all know that a much greater force is needed to push the truck than the car to bring them to the same speed in same time. इसका उल्टा सोचा जा सकता है, कोई चीज टकराने के अलावा कोई चीज रुकी हुई है, तो साइकिल को धक्का देने में कम फोर्स लगेगा, और कार को धक्का देने, सॉरी हाँ, कार को धक्का देने में ज्यादा लगेगा। सीधी सी बात है। तो क्योंकि यस कार सर। का मोमेंटम ज्यादा है, कार का मास ज्यादा है ना, तो कार में यस। थोड़ी सी भी वेलोसिटी लाने के लिए, थोड़ी सी भी, अच्छा खासा मोमेंटम चेंज करना पड़ जाएगा हमको, जीरो मोमेंटम से वन पे आना पड़ेगा। और जीरो से वन पे आना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। वन से आगे जाना आसान है, वन से 10 जाना, वन से 100 जाना, 10,000 जाना आसान है, लेकिन जीरो से वन पे आना बहुत मुश्किल है, मतलब शुरुआत बहुत मुश्किल है। आई बात समझ में? जैसे एक बहुत भारी ट्रंक है, कभी उसको शिफ्ट करके खिसका के देखना, अगर एक बहुत भारी चीज है, उस, जब वो पहली बार उसका खिसकना बहुत मुश्किल होता है, एक बार थोड़ा सा खिसक गई ना, उसके बाद मुश्किल नहीं होता है, फिर वो उससे कम फोर्स पे भी चलती रहेगी। और ये बात हम लोग फ्रिक्शन में सीखेंगे। यस। कि शुरुआत, स्टैटिक फ्रिक्शन तोड़ना मुश्किल काम होता है। क्लियर? यस सर। यस सर। क्लियर? क्लियर हो रहा है सबको? आगे चलते हैं, थोड़ी दूसरी चीजें देखते हैं। यहाँ पे ये सब ऐसे ही बहुत सारी कहानियां हैं, थोड़ा पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए अभी नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा मोशंस और देख लें। तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग देख चुके हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन को बोलते हैं। ठीक है।
यस सर। यही होता है। अब इसको लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द फोर नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू दैट बॉडी। यही है। ठीक। यस सर। अब लैंग्वेज में पता नहीं इन्होंने शायद आगे लिखा हो या जो भी है। मोमेंटम बताया पहले, फिर मोमेंटम को चेंज करवाएंगे, वगैरह वगैरह बातें बताते रहेंगे। दस द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम कॉजेज द सेम चेंज इन मोमेंटम फॉर डिफरेंट बॉडी। यहाँ प्रूव करके दिखा रहे हैं, बिलीव करवा रहे हैं कि हाँ ऐसा है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। और बराबर फोर्स चाहिए होता है बराबर मोमेंटम का चेंज करने के लिए। यानी कि पहले मोमेंटम 10 था और मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो 10 केजी मीटर पर सेकेंड ये इसका पहले मोमेंटम था किसी बॉडी का, अब 20 हो चुका है, 20 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चेंज कितना आया, चेंज इन मोमेंटम 10 का, 10 यस 10 केजी मीटर पर सेकेंड। सही है। यस तो चेंज, इतने ही चेंज के लिए हमें हर बार उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। बात आई समझ में? किसी भी बॉडी पे, कोई एक बॉडी अगर हम सेलेक्ट कर लें अपनी, तो इतने चेंज के लिए फोर्स भी इतना ही हमेशा चाहिए होता है। क्लियर? ये चीज, यही चक्कर है इतने चेंज के लिए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम के। और यही वाला तो रिलेशन यूज किया ना अभी हमने मास इनटू एक्सेलरेशन निकालने के लिए। देखो के आ रहा है, फिर डेल्टा पी को हमने स्मॉल चेंज इन टाइम लिमिट, टाइम लिमिट रख दिया। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हो गया डीपी बाई डी टी। सही है। तो पहले ये बात हो चुकी है कि जब हम टाइम बहुत छोटा लेते हैं तो उसको डी टी लिखते हैं, चेंज इन टाइम को। ठीक है, तो एफ हो गया के डी पी बाई डी टी। अब यहाँ से पी को हमने एम वी रख दिया, क्या आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, डीपी बाई डी टी आ गया। तो फोर्स कितना आया, के इंटू एम ए, है ना। लेकिन यहां से जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो पता चला के की वैल्यू 1 आ रही है हर बार। देख रही हो, पढ़ोगी तो पता चलेगा। ठीक, तो फोर्स हो गया एग्जैक्टली मास इंटू एक्सेलरेशन, कोई के नहीं आ रहा है उसमें। क्लियर? तो फोर्स का यूनिट भी हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। मास का यस केजी, सर। मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं न्यूटन, और कुछ न्यूटन नहीं होता है। ये जो बेसिक क्वांटिटीज में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको न्यूटन बोला जाता है। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि 1 न्यूटन का मतलब 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, सर वहाँ डीपी अपॉन डीटी बराबर एम वी कैसे होगा? क्या डीपी अपॉन डी था? तो ऊपर से यस तुम्हारी तरफ से नॉइज आ रही है, मतलब थोड़ा सा शोर टाइप का आ रहा है। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ यहाँ पे सर ये उसके ऊपर ऊपर कहाँ, ये जी ये v कैसे हो गया? अरे p को रख दिया ना मास इनटू वेलोसिटी, mv, p इज इक्वल टू mv। जो हमने किया था वही किया है। यस ठीक है, तो मास बाहर आ गया, उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, dv बाई यस dt को एक्सेलरेशन लिख दिया है, और कहाँ कुछ किया। यस ठीक है, वही है। तो न्यूटन समझ में आ गया ना, न्यूटन यूनिट कैसे बनी है, केजी मीटर पर यस सेकंड सर। स्क्वायर से बनी है। सेम वही चीज है, 1 न्यूटन मींस 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? जी सिंपल। सर फोर्स जीरो हो जाएगा, कुछ स्पेशल केसेस लिए हैं, फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्लियर बता रहा है ना, क्योंकि अगर फोर्स जीरो का मतलब लेफ्ट साइड में जीरो और राइट साइड में दो चीजों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। तो अब बताओ दो चीजों का मल्टीप्लाई जीरो कब हो सकता है, जब उनमें से कोई एक चीज कम से कम जीरो हो, या तो एम जीरो हो या ए जीरो हो। क्लियर है ना अनीता? कोई जी भी, सर ये बात हो चुकी है ना पहले कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जीरो सिर्फ तब आ सकता है जब उनमें से कोई एक तो जीरो हो। ठीक है, जी सर तो मास तो जीरो होता नहीं है, किसी भी कोई चीज है कैसी भी है तो उसका मास तो होगा ना। अगर तुम उसको यस देख सकती हो या फील कर सकती हो कुछ भी, तो मास तो होगा। तो इसीलिए ये तो जीरो होगा नहीं, तो बचा क्या, एक्सेलरेशन कोई जीरो होना पड़ेगा। तो इसीलिए जी सर क्लियर कहा जा सकता है कि फोर्स जीरो का मतलब सीधे सीधे एक्सेलरेशन जीरो। क्लियर? यस सेकेंड लॉ इज ऑब्वियसली कंसिस्टेंट, सेकेंड लॉ इज ऑब्वियसली कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ। इसका मतलब समझ में आ रहा है
कि ये सेकेंड लॉ जो है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सपोर्ट कर रहा है फर्स्ट लॉ को भी, कि इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होने का मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, और उसका मतलब बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगी, नहीं बदलेगी। जो फर्स्ट में था ना इनर्शिया वाला, वही तो है। तो इसका मतलब सेकंड वाला लॉ भी फर्स्ट वाले लॉ को सपोर्ट कर रहा है, और ऐसा किया जाता है बार बार। कूलॉम लॉ में भी तुम लोगों ने देखा होगा कि ये ग्रेविटेशनल वाले लॉ से मैच कर रहा है थोड़ा थोड़ा सा। वहां पे भी जी 1/r² चलता था, यहाँ पे भी चल रहा है। वहां पे भी मास m1 m2 में ऐसे मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे भी हो रहा है q1 q2 को मल्टीप्लाई। ताकि सपोर्ट इसलिए मांगा जाता है कि जैसे पिछले वाले लॉ अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब या तो यहाँ कुछ गड़बड़ है या पिछले वाले लॉ में कुछ गड़बड़ है। आई बात समझ में? इसीलिए यस तो सेकेंड लॉ Yes, sir. फर्स्ट को सपोर्ट कर रहा है, साफ दिख रहा है। हो गया क्लियर? अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में देख रहे हैं, तो अगर किसी 3D केस में कोई ऐसे आता है फोर्स और कुछ भी, तो हम अलग अलग तोड़ सकते हैं ना उसको। एक्स डायरेक्शन में अलग, वाई डायरेक्शन में अलग, और जेड डायरेक्शन में अलग कंपोनेंट देख सकते हैं। ठीक है? जैसे एक फोर्स है जो बीच के रैंडम किसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसका कुछ एक्स कंपोनेंट भी होगा, कुछ वाई भी होगा, कुछ जेड भी होगा। सही है? तीनों डायरेक्शन में तोड़ देंगे। आई बात समझ में? Yes, sir. अनीता, यस सर आ रही है ना? कि रैंडम बीच में कहीं पे फोर्स है तो उसका एक्स कंपोनेंट भी हो जाएगा, वाई भी, जेड भी। वेक्टर फॉर्म में अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं ना उसको, तोड़ तोड़ के। ठीक है? बस वही चीज बोली गई है, और कुछ नहीं है, सिंपल है। तो बस यहीं तक आज बात करते हैं। थोड़ा बहुत ये जो लास्ट में चीजें लगी एक दो पढ़ लेते हैं। एनी इंटरनल फोर्सेस, इसका मीनिंग ये भी है कि एनी इंटरनल फोर्सेस इन द सिस्टम आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन एफ। यानी कि ये एफ क्या है, जो एफ इज इक्वल टू एम ए वाला एफ है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। अंदर का कोई भी फोर्स कुछ काम नहीं करने वाला। ठीक है? जैसे कि अगर हम एक डब्बे में खड़े हैं और एक हाइट से गिर रहे हैं, ये डब्बा गिर रहा है नीचे की तरफ, तो हम अंदर से कुछ भी करते रह जाएं, हम इस डब्बे को ना गिरने से रोक सकते हैं, ना इसकी वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम उसके इंटरनल सिस्टम का पार्ट है। आई बात समझ में? यस हमको सर डब्बे से बाहर होना पड़ेगा। क्या हुआ, डब्बे में बैठ के गिरना पसंद नहीं है? नो सर कुछ कर नहीं पाएंगे हाँ, मतलब ठीक है, ऐसे असली सिचुएशन में नहीं हो, डरने वाली बात नहीं है। हम बता रहे हैं कि क्योंकि हम उसके इंटरनल सिस्टम का पार्ट हैं, तो हम अंदर से कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि इंटरनल कोई भी फोर्स पूरी बॉडी को पूरी बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता, या उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकता है। क्लियर है? अंदर से कुछ भी यस लगाते रह जाओ, बाहर से चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है? तो बस वही चीज है। उसके अलावा नॉट बाय एनी हिस्ट्री ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, जो भी है ये तो ऐसे ही बताया जा रहा है। ठीक है? तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। ये क्वेश्चंस वगैरह हम लोग नेक्स्ट टर्न पे थोड़े बहुत करेंगे, उसके बाद इंपल्स और आगे की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड लॉ तो तुम लोगों को समझ में आ ही चुका है ना? उसमें कुछ और Yes, sir. ज्यादा बताने लायक होता नहीं है, कि एवरी एक्शन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है? हर Yes, एक्शन sir. का बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। बस, तो समझ के चलते हैं कि यहाँ तक हो गया है, इसमें और कुछ है नहीं, हमने पूरा ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिया था। इम्पल्स भी Yes, हमने sir. बता ही दिया। इम्पल्स देखो, फोर्स इंटू टाइम हो रहा है ना, टाइम ड्यूरेशन, और टाइम को यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, इम्पल्स अपॉन टाइम, है ना? लेकिन इम्पल्स एग्जैक्टली इक्वल चलता है, पर वो मोमेंटम वाला जो सिस्टम है वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, वो प्रोपोर्शनल में चलता है। ठीक है? बस वही चीज है। तो Yes, sir. इसीलिए इम्पल्स को देखो क्या लिखा गया है, चेंज इन मोमेंटम भी लिखा गया है, क्योंकि फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन को चेंज इन मोमेंटम बोला जा सकता है ना। क्लियर? लेकिन दुख बहुत रहा. सडन चेंज और हाई चेंज, ये समझ लेना। ठीक है? अचानक से चेंज हुआ, लिखा है ना, अ लार्ज फोर्स, एक बहुत बड़ा फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, ज्यादा फोर्स कम टाइम के लिए लग रहा है, तो इसका ये तो मतलब हाँ। ठीक है? 1 घंटे से ज्यादा 2-3 घंटे पढ़ाने. ठीक है, बस क्लास खत्म होने वाली। मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। हो गया, चलो खत्म करते हैं क्लास। लेट हो गया। ठीक है? तो कुछ और यस पूछना है किसी को?